वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एल्केन्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे और आज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे एल्कीन्स के अंदर। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। जैसे एक कंडीशन रिक्वायर्ड है कि फ्री रोटेशन अक्रॉस द बॉन्ड वो रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मतलब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे आप ये बात डबल बॉन्ड के अंदर देख रहे थे कि अगर मैं कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रखता हूं तो वहां पे फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, हिंडर्ड रहेगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्या और भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते होंगे? तो यस, जैसे मैं कार्बोनिल के कुछ कंपाउंड्स को देखूं, लाइक जैसे एक हमारे पास ऑक्साइम्स आते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ NOH ऐसा करके आता है। तो यहां डबल बॉन्ड होता है तो यहां पे भी पॉसिबिलिटी रहती है आपके पास कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा पाए। और सिंगल बॉन्ड के भी कुछ कंपाउंड्स मैं आपको दिखाऊं, लाइक ये आप देख सकते हैं यहां साइक्लोब्यूटेन है। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हुए फ्री रोटेशन नहीं दिखाता क्योंकि बॉन्ड टूटने का खतरा रहता है। मतलब जो रोटेशन है अक्रॉस दी सिंगल बॉन्ड्स इन साइक्लिक कंपाउंड्स वो भी रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ एल्कीन्स के ऊपर यहाँ फोकस करेंगे अभी प्रेजेंट में कि एल्कीन्स में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनते हैं। क्या डबल बॉन्ड होना एनफ रहेगा? सो नहीं, डबल बॉन्ड होना एनफ नहीं रहेगा। एक और रिक्वायरमेंट है कि जिन दो कार्बन्स पे डबल बॉन्ड है उन दोनों के साथ लगे हुए ग्रुप्स भी डिफरेंट होने चाहिए। ए बी, यहां पे ए बी हो, हाँ ये चलेगा। इस कार्बन के तो ये दो डिफरेंट ही ग्रुप है और इस कार्बन के ये भी दो डिफरेंट ग्रुप है, तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा। लेकिन अगर किसी भी एक कार्बन पे दो एक जैसे ग्रुप हो जाते हैं, लाइक ए हो जाए या बी हो जाए, तो उस सिचुएशन पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते। सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उस पर्टिकुलर कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं उनके साथ जो दो ग्रुप लगते हैं वो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। सो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे छोटे एल्कीन के साथ, इथीन, जो फर्स्ट मेंबर रहता है हमारा। तो उस इथीन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो डबल बॉन्ड है बट दोनों ग्रुप एक जैसे लगे हुए हैं, HH। तो यहां पे किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर आप दूसरा मेंबर देखें, प्रोपीन, जहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है और डबल बॉन्ड ये दो कार्बन्स के बीच में, इसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे दो H लगे हुए हैं, यहाँ पे एक H और एक मिथाइल लगा हुआ है। तो ये तो कंडीशंस मीट आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों H एक जैसे हैं, तो यहाँ पे भी किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ब्यूटीन को देखें, स्पेशली ब्यूट2ईन को देखें और ब्यूट1ईन को देखें, तो लेट अगेन वी सर्च की क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे। तो यहां पे तो आप जाके देखिएगा इस कार्बन के साथ दोनों H एक जैसे लगे हुए हैं, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। लेकिन यहां पे आप दोनों कार्बन्स पे जाके देखें तो इस कार्बन पे पर्टिकुलरली फोकस करें तो एक H लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है, और इस कार्बन पे भी अगर आप नजर डालेंगे तो एक H लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है। तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ड्रॉ कैसे करूंगा? देखिए आप यहां पे, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, इसके साथ मुझे एक H और एक मिथाइल दिखाना था। एंड सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी मुझे एक H और एक मिथाइल दिखाना था, तो मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूं। अगर आप चाहें तो आप इसे कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, सी लाइक दिस। यह प्रोटीन नहीं है, ये मैंने ब्यूटीन बना दिया, ब्यूट2ईन, वही जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। इसको भी हटा देता हूं, ये भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, सी ये वो दो कार्बन्स हैं, इनके साथ एक H और एक मिथाइल लगा हुआ है। तो अब फ्री रोटेशन तो पॉसिबल है नहीं, मतलब जो यहां लगा दिया वो वहीं दिखेगा, मुझे हर वक्त वही मिलेगा। ये मिथाइल तो घूम नहीं सकता ऐसे, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहां पे दोनों मिथाइल आपके एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिख रहे हैं, जबकि यहां पे दोनों मिथाइल अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट का डिफरेंस है। यहां जो CH और CH बॉन्ड के बीच का एंगल है और यहां जो CH और CH बॉन्ड के बीच का एंगल है वो डिफरेंट है। जुड़े हुए उसी के साथ हैं, यहां पे भी और यहां पे भी। ये H और ये H दोनों स्ट्रक्चर्स में सेम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये मिथाइल
इस कार्बन से और ये H इस कार्बन से, सिमिलरली वही मिथाइल यहां पे भी उसी कार्बन से और उसी H का कार्बन से कनेक्शन है। तो एज सच बॉन्ड का कोई डिस्टोर्शन नहीं है, सिर्फ स्पेस के अंदर रिलेटिव अरेंजमेंट आप फर्क देख रहे हैं कि यहां पे दोनों ही मिथाइल 180 डिग्री पे हैं, जबकि यहां पे दोनों मिथाइल 180 से लेसर डिग्री पे हैं। सो ये दो तरह के पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस फॉर्म और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या सिर्फ दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? यस, सिर्फ दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, एक सिस एक ट्रांस। वहां पे भी दो नाम देता था, स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड, लेकिन वो दो ही स्ट्रक्चर नहीं थे, वो एक मोस्ट स्टेबल और एक लीस्ट स्टेबल होता था। यहां पे सिस और ट्रांस दो स्ट्रक्चर हैं, एक अगेन मोस्ट स्टेबल होगा ट्रांस और एक थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा सिस। कैसे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे लेटर पॉइंट्स पे, बट अभी फिलहाल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे काम कर रहे हैं। ये मेरे पास मान लीजिए एक एल्कीन है, लेट मी शो इट दिस वन, 1,2-डाइक्लोरोइथीन, और मैं इस 1,2-डाइक्लोरोइथीन के अंदर चेक करना चाहता हूं कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। अगर है तो फिर कौन से वो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। तो पहले मैं कंडीशन देख रहा हूं, डबल बॉन्ड है, यस, H और Cl दो अलग ग्रुप है, H और Cl दो अलग ग्रुप है, तो मैं यहां पे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लान कर रहा हूं। ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिनका स्पेस के अंदर रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होगा एटम्स का, जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो उसी के साथ जुड़ा रहेगा। यू विल सी हेयर, ये दो वो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं जहां पे Cl एक में आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, बिल्कुल 180 एंगल पे जाता दिख रहा है, इसको बोल रहा हूं ट्रांसफॉर्म। और जहां पे मुझे एक तरफ Cl दिख रहे हैं दोनों, उस पर्टिकुलर फॉर्म को बोलता हूं सिस फॉर्म। बस यही सिंपल सी पहचान है जिससे आपको बताना होता है कि आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, और अगर दिखाएगा तो किस तरह से वो स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर करेगा। किसी और पर्टिकुलर एग्जांपल पे यही बात अगर मैं ट्राई करना चाहूं तो एक एग्जांपल देखिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा ये हमारे लिए। मेरे पास एक H है और एक Cl है, एक F है और एक Br है। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएगा। तो मैं देखता हूं, हाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके साथ भी दो ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं और इसके साथ भी दो ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो कंडीशंस तो पूरी हो रही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बनाएगा। तो क्या करूंगा मैं यहां से किसी एक कार्बन की एटम्स की पोजीशन को बदल देता हूं, लाइक दिस, ये बना दिया। तो अब ये दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। कैसे? यहां पे H और Br 180 पे थे, जबकि यहां पे H और Br 180 पे नहीं है। यहां पे H और F 180 पे नहीं थे, जबकि यहां पे H और F 180 पे हैं। तो स्पेस के अंदर रिलेटिव अरेंजमेंट एटम्स का बदल रहा है। मींस कह सकता हूं कि ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, दो ही बनने हैं। बस नाम क्या दूं? क्या मैं इसको सिस बोल दूं, क्या मैं इसको सिस बोल दूं? नहीं, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। तो सिस ट्रांस नाम देना अब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहां पे मैं किसी को सिस ट्रांस नाम नहीं दे पा रहा। एक और पॉपुलर नोटेशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को एल्कीन में दिखाने की, और वो पॉपुलर नोटेशन है EZ नोटेशन। उस EZ नोटेशन में हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एल्कीन को असाइन करते हैं नोटेशन E, या एक को असाइन करते हैं Z। Z का लिटरल मीनिंग अगर मैं देखूं तो वो होता है ज़्यूमीन। ज़्यूमीन का मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक तरफ। अगर दो एक जैसे ग्रुप एक तरफ हो तो जस्ट लाइक सिस जो होता था उसको Z बोल देते हैं। और E इज फॉर द वर्ड एंटिज्म, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट, जो कि ट्रांस में होते थे, अपोजिट डायरेक्शंस होती थी बिल्कुल। तो आप यूं समझ लीजिए कि जो ट्रांसफॉर्म जैसा दिखेगा मुझे उसे E कहूंगा, और जो सिस फॉर्म जैसा मुझे दिखेगा उसे मैं Z कहूंगा। बट फिर समस्या तो वही है, मुझे तो सिस ट्रांस ही नहीं पता चल पा रहा था यहाँ पे, मैं कैसे उसको EZ सिस ट्रांस नाम दूं। तो देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि चारों ग्रुप डिफरेंट हो, यहां दो लगे डिफरेंट, यहां दो लगे डिफरेंट, तो हम फिर इन एटम्स को जो एक पर्टिकुलर कार्बन पे लगे हैं इनको प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता, प्रायोरिटी कैसे देते हैं? तो उसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं। एक टॉपिक रहता है CIP रूल, कॉन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। ये तीन साइंटिस्ट के नाम है एक्चुअली, कॉन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रुप ऑफ एटम्स को या एटम्स को प्रायोरिटी देने के कुछ रूल बताए थे। इन्होंने बोला था कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए।
अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटॉप्स हैं, तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है फिर उसको प्रेफर कीजिए। और इस तरह से उन्होंने कुछ और भी पर्टिकुलर रूल्स दिखाए, लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप नहीं देख पा रहे तो आप सेकंड पे जाइए, थर्ड पे जाइए। तो मैं उनकी वो कहानी सुनाने की बजाय अप्लाई करना सीधा सिखा देता हूं। जैसे एच और सीएल में आप देखिए किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसको आप पहले प्रायोरिटी दीजिए। तो सीएल का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं, इसको सेकंड देता हूं। एफ और बीआर में बीआर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं, इसको सेकंड प्रायोरिटी देता हूं। ये सबसे पहला काम होता है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी देनी है। एटॉमिक नंबर सिर्फ आइसोटॉप्स का सेम होता है तो फिर मास को देख लेना है। लगभग हम इसी तरह से आगे चलते रहते हैं, मैं एग्जांपल्स पे बाकी बातें बताता रहूंगा। अब आप देखिएगा दो सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज जस्ट लाइक ट्रांस, तो मैं इसको नाम दे दूंगा ई। ई इसकी नोटेशन है जो इटसेल्फ शो करती है कि ये ट्रांस जैसा दिखता होगा। सिमिलरली यहां पे आगे देखिएगा तो अब ये आपका सिस जैसा दिखेगा, जेड हो जाएगा। लाइक अगेन सी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, इसको सेकंड दूंगा, इसको सेकंड दूंगा, इसको फर्स्ट दूंगा। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन दोनों को प्रायोरिटी देनी है, इन दोनों को प्रायोरिटी देनी है। और फिर सेम प्रायोरिटी वाले देख रहा हूं एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक सिस, आई विल कॉल दिस एज जेड। जूम इन टुगेदर, एक तरफ सिस जैसे ये आपके पास जेड नोटेशन रहेगा। ये कुछ एल्कीन्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे हम लोग वही नोटेशन देना चाहते हैं इनको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सी हियर, सभी में डबल बॉन्ड दिखा रखा है तो कोई इश्यूज नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन फुलफिल्ड है और दूसरी भी फुलफिल्ड है कि इसके साथ दो ग्रुप और इसके साथ जो दो ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, सभी में आप देख सकते हैं। तो किसी पे दोबारा आगे आपको जाके देखने की जरूरत नहीं है। कहीं एक आध जगह पे आपको थोड़ा अजीब लगेगा जहां मैंने दो डबल बॉन्ड्स दिखा दिए हैं, तो किसी एक पे फोकस करा रहा हूं, दूसरे पे भी वैसा ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता होगा, उसको दिखाने का किसी एक बॉन्ड पे दिखा रहा हूं, जैसे यहां इस पे दिखाना चाह रहा हूं। आप यहां देखना चाहेंगे, यहां देखिएगा बट फंस जाएंगे क्योंकि कार्बन के साथ दोनों ग्रुप एक जैसे लगे हुए हैं, तो इस हिस्से पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। यहां पे बनता दिखेगा आपको, डबल बॉन्ड पे इस कार्बन के साथ एक एच एक मिथाइल लगा हुआ है, एक एच और ये एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। बट मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं प्रेजेंट में, वहां पे भी आप देख पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। वो फिर नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम देना होगा कि 2 नंबर पे ई है, 3 पे जेड है, या जिस तरह का भी होगा। लाइक जैसे मैं इसको रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग दूंगा और नंबरिंग मान लो मैंने इसको दे रखी है 1 2 3 ऐसा करके, तो जब 1 2 3 में नंबर दे रखा होगा तो 2 पे क्या बन रहा है या 4 पे क्या बन रहा है, या इस तरफ से नंबर दे रखा होगा तो फिर आपका 3 पे क्या बन रहा है एंड 5 पे क्या बन रहा है, तो इस तरह से वो मुझे करना होगा। तो वो मैं आज यहाँ पे फोकस नहीं कराना चाहता, वो तो एक बाद की इशू है, बट एक बॉन्ड्स के ऊपर मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। इधर ही आ जाइए, इसके ऊपर देखते हैं। ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, मुझे प्रायोरिटी देना है, तो मैं देखूंगा कि दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। एन है और सी है, सी आगे वाले नहीं देख रहा, सिर्फ डायरेक्टली लिंक्ड एटम को देख रहा हूं। एन देख रहा हूं और सी देख रहा हूं, एन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो इसको प्रायोरिटी 1 दूंगा और इसको 2 दूंगा। फिर यहां पे आ जाता हूं, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किसको प्रायोरिटी दूं, तो फिर मैं नेक्स्ट एटम पे चला जाता हूं कि ये नेक्स्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये नेक्स्ट 3 एच के साथ जुड़ा हुआ है, ये लीजिए 3 एच के साथ, और ये वाला एक कार्बन और 2 एच के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो एक एक्स्ट्रा आया और एक एच यहाँ पे जो है उसके बदले में इस कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, रिजल्टिंग इसको प्रायोरिटी 1 दूंगा और इसको प्रायोरिटी 2 दूंगा। और अब आप देख रहे हैं सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट हैं, दिस इज जस्ट लाइक ट्रांस, आई विल कॉल दिस एज ई। ई आइसोमर है ये, इस पे आ जाइएगा। ये एन और ये सी, तो पहली सिचुएशन क्लियर है 1 2। आगे कौन जुड़ा है किससे जुड़ा है मुझे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली लिंक को देखना था 1 2। इधर आ रहा हूं एच एफ, एच की प्रायोरिटी 2 होगी, एफ की 1 होगी, क्यों एफ की 1 होगी क्योंकि एफ का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एच का कम है। सेम प्रायोरिटी वाले आपको एक तरफ दिख रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक सिस, जेड बोलूंगा इसको मैं। जूम इन टुगेदर, यहां पे आ जाइए। एच और डी, डी कोई एटम नहीं है, डी आइसोटॉप लिया, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, तो मास जिसका ज्यादा है उसको प्रायोरिटी पहले दूंगा, इसको 1 इसको 2। यहां पे आ जाइए, बहुत ध्यान से देखिए, कार्बन फर्दर कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां भी कार्बन फर्दर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट पे तो मैं कुछ नहीं बता पा रहा। ये कार्बन फर्दर 2 एच और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये 2 कार्बन और 1 एच से जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा पड़ेगा, रिजल्टिंग इसको मैं प्रायोरिटी 1 दूंगा और इसको मैं प्रायोरिटी 2 दूंगा। अब सेम प्रायोरिटी वाले फिर एक तरफ आ रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक सिस, आई विल कॉल दिस अगेन एज जेड आइसोमर। वहां पे चले जाइए, इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे क्या करूंगा मैं, ये कार्बन दिख रहा है, ये भी कार्बन दिख रहा है, तो मुझे फिर कोई क्लियर नहीं हो पा रहा।
ये कार्बन भी फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, बट आप ध्यान दें ये डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, एंड डबल बॉन्ड कार्बन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू टू कार्बन। मतलब मैं समझूंगा कि ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है जबकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड इज जस्ट इक्विवेलेंट टू टू कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड इज जस्ट इक्विवेलेंट टू थ्री कार्बन, रिजल्टिंग मैं यहां पे प्रायोरिटी 1 दूंगा और यहां पे प्रायोरिटी 2 दूंगा। इधर आ जाइए, कार्बन से कार्बन लिंक्ड है, कार्बन से कार्बन लिंक्ड है, ठीक है, वही बात। कार्बन फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है जबकि यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है जो इक्विवेलेंट टू टू कार्बन होता है। तो जहां रियल में दो कार्बन जुड़े हुए हैं उसको प्रायोरिटी दूंगा और जहां इक्विवेलेंट टू टू कार्बन था उसको लोअर प्रायोरिटी दूंगा। और फिर देखूंगा दो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है सेम प्रायोरिटी, दिस इज जस्ट लाइक ट्रांस, आई विल नेम इट ई। समझे, ध्यान से दोबारा देखें, यहां डबल बॉन्ड कार्बन टू इक्विवेलेंट टू टू कार्बन कहा, यहां सिंगल था तो डबल वाले को प्रायोरिटी दी। यहां इक्विवेलेंट टू टू कार्बन है, यहां रियल में दो कार्बन से जुड़ा है तो रियल वाले को पहले प्रायोरिटी दी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलिए और फिर यहीं फोकस कीजिए। कार्बन के साथ ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है जबकि ये कार्बन के साथ इक्विवेलेंट टू 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फिर इसको पहली प्रायोरिटी दूंगा और इसको दूसरी प्रायोरिटी दूंगा। अब यहां पे आ जाइए, ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जबकि ये कार्बन इक्विवेलेंट टू 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको प्रायोरिटी 1 दूंगा और इसको प्रायोरिटी 2। और अब सेम प्रायोरिटी वाले फिर एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, दिस इज अगेन जस्ट लाइक सिस, तो मैं इसको जेड आइसोमर, जेड इसका कन्वेंशनल आइसोमर डिसाइड करूंगा। सो एल्काइन से किस तरह से एल्कीन को प्रिपेयर किया जाएगा ये अब हम समझना चाहते हैं। जैसा कि हम रूटीन में पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में एल्काइन से प्रिपरेशन देखना चाहते हैं। एक छोटा से छोटा एल्काइन लिया है मैंने यहाँ पे, इथाइन, और मैं इससे इथीन बनाना चाहता हूँ। तो इट सीम्स कि ये बहुत सिंपल रहेगा, हाइड्रोजन डाल दूंगा वही निकल की प्रेजेंस में जैसे लास्ट एल्केन्स को बनाते हुए देखा हमने। तो ये मुझे CH2 डबल बॉन्ड CH2 में इथीन बना के देगा। शॉर्ट में देखें तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH था और मैंने ये हाइड्रोजन डाल दिया है निकल या प्लेटिनम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो 1 मोल डाले जाने पे ये इथीन देगा और फर्दर 1 मोल अगर आप और डालते हैं तो ये इथेन देगा। तो ये हम लोगों ने लास्ट एल्केन्स को पढ़ते हुए किया था और आज क्योंकि एल्कीन बनाना चाहते हैं तो हमने ये कर दिया है। बट ये ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब आपको क्या होगा कि इथीन हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाए बट इथेन ही मेजरली मिलेगा, जस्ट बिकॉज आपने 1 मोल ये डाला 1 मोल ये डाला। इमीडिएटली तो सभी ने रिएक्शन करना नहीं है, धीरे धीरे रिएक्शन बढ़नी है। तो सम पार्ट ऑफ द इथाइन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके इथीन बनाएगा और इथीन बनते ही इस हाइड्रोजन के साथ फिर फास्टली रिएक्शन करेगा और फाइनली इथेन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क्या मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन डालूंगा तो यहां पे इथेन ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इथीन बहुत कम होगा और कुछ अनरिएक्टेड इथाइन आपके पास बच जाएगा। तो यस, यही मैं कहना चाहता हूं। एज सच यहां से इस तरह से सिंपल प्रोसेस में 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करके एल्काइन से एल्कीन बना पाना पॉसिबल नहीं रहेगा। कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं जो हमें यहाँ पे एल्काइन से एल्कीन बना के देती हैं। तो मैं 2 रिएक्शंस को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, आप दोनों को ध्यान रखिएगा। ये मैंने एल्काइन ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो मैं इसके अंदर डालता हूं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालने पे होने वाली रिएक्शन का एक नाम है बिर्च रिडक्शन। तो इस बिर्च रिडक्शन रिएक्शन में आप जब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो ये आपको एल्कीन बना के देता है, इसका फर्दर एल्केन्स कन्वर्जन नहीं होता। या एक और अल्टरनेट रास्ता होता है जिसमें हम एक कैटलिस्ट डालते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो इस लिंडलार्स कैटलिस्ट में हमें पैलेडियम डालना होता है विद बेरियम सल्फेट एंड हम सल्फर लेते हैं, क्विनोलिन के अंदर डिजोल्व क्विनोलिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है, तो ये हम लोग क्विनोलिन डालते हैं तो उस टाइम पे भी ये आपको एल्कीन बना के देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। फर्दर आगे एल्केन बनने की सिचुएशन नहीं आती। जब भी आप इस तरह से इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे इनकी प्रेजेंस में तो ये आपको एल्कीन्स देते हैं। क्या दोनों रिएक्शंस याद रखनी होंगी? हाँ, दोनों को याद रखिए, दोनों में एक डिफरेंस रहता है, तो मैं उस डिफरेंस को भी यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C
CH3 ब्यूट 2 आइन, और मैं इससे ब्यूटीन बनाना चाह रहा हूं, ब्यूटीन बनाना चाह रहा हूं। सो व्हाट विल हैपन, सी हियर, मैंने यहां पे डाला पैलेडियम बैरियम सल्फेट यानी कि लिंडलर कैटलिस्ट सल्फर इन क्विनोलिन। तो ये मुझे एल्कीन देता है, वैसे ही देता है जैसे दिखा रहा था मैं पहले, बट सिस प्रोडक्ट देता है। जबकि मैं जब इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया डालता हूं तो ये मुझे ट्रांस प्रोडक्ट देता है। अभी आज यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें इसके मैकेनिज्म्स पे तो कोई बात नहीं करनी, बट स्टिल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया वो ट्रांस प्रोडक्ट देता है, और जो पैलेडियम बैरियम सल्फेट सल्फर इन क्विनोलिन है वो हमें सिस प्रोडक्ट देता है। ये दो रिएक्शंस हैं जिनको आप अच्छे से याद रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और रिएक्टेंट्स जिनसे हम इस पर्टिकुलर एल्कीन्स को बना पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो रिएक्शंस यहाँ पे रहेंगी जिसमें हम अल्कोहल से बनाना सीखेंगे कि अल्कोहल से किस तरह से इन एल्कीन्स को बनाया जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहती है, और हम देखेंगे हैलाइड से किस तरह से इन पर्टिकुलर एल्कीन्स को बनाया जा सकता है, एंड एसिड से भी देखेंगे, डायोइक एसिड से स्पेशली, कि इनसे किस तरह से एल्कीन्स को बनाया जा सकता है। कुछ एल्केन से भी बनाने का तरीका सीखेंगे कि एल्केन से कैसे बनाया जा सकता है, बट वो इस सीक्वेंस में नहीं सीख पाएंगे। अभी पहले हम लोग ये जो 2-3 रिएक्शंस मैंने हाईलाइट किया, स्पेशली मैं कह रहा हूं कि इन दो पे मेरा फोकस रहेगा। मैं इन दो रिएक्शन से आपको एक बार एल्कीन्स को बनाना सिखाऊंगा इन दो रिएक्शन से। देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने के बाद फिर दोबारा से आपको एल्केन्स से किस तरह से बनाया जा सकता है एल्कीन्स को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो अल्कोहल से मैं अगर शुरुआत करूं सबसे पहले कि अल्कोहल से किस तरह से बनाया जाता है, तो एक बहुत ही सिंपल वे है अल्कोहल से बनाने का। जैसे मान लीजिए मैंने ये इथाइल अल्कोहल ले लिया, CH3CH2OH, 170 डिग्री पे इसको H2SO4 के साथ गर्म करता हूं, तो यहां से डिहाइड्रेशन होता है, वाटर बाहर हो जाता है, ये आपका इथीन बन जाता है और वाटर यहां से आउट हो जाता है। सी हेयर, ये OH था, ये अल्फा कार्बन जिसपे OH लगा हुआ है, ये बीटा कार्बन जिसपे एक H मैं हटाऊंगा, अल्फा से OH हटाऊंगा, बीटा से H हटाऊंगा। तो जहां से H हटता है उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का नाम लिया जाता है बीटा एलिमिनेशन। अगर अल्फा से H हटे तो अल्फा एलिमिनेशन, बीटा से H हटे तो बीटा एलिमिनेशन, या इसको समटाइम 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, मतलब पहले और दूसरे नंबर से एलिमिनेशन हुआ है तो ये 1-2 एलिमिनेशन है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिहाइड्रेशन हो जाता है 170 पे और एल्कीन बनता है। और रट्टा भी मारा जा सकता है प्रेजेंट में कि अल्फा से OH हटाना है, बीटा से H हटाना है, जहां से दोनों हटाने हैं वहां डबल बॉन्ड आना है। तो लेट मी राइट वन मोर एग्जाम्पल फॉर एल्कोहल हियर। जैसे मान लो मैंने ये वाला लिख लिया और मैं कह रहा हूं कि भाई इसका एल्कीन बनाना है, तो आप कहते हैं ठीक है जी, H2SO4 डालेंगे, 170 पे डालेंगे, और अल्फा से OH हटाएंगे, ये अल्फा है जहां OH लगा है, और बीटा से H हटाएंगे, तो बीटा तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3 कार्बन यानी कि 9 हाइड्रोजन बीटा है। बीटा कार्बन के लगे हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होते हैं, तो बीटा कार्बन 3 थे, तो बीटा हाइड्रोजन एज सच यहाँ पे दिख रहे हैं 9 में से मैं किसको हटाऊं, तो आप देख लीजिए कि क्या सभी 9 एक जैसे हैं? यस, सभी 9 एक जैसे हैं। कैसे? ये बीटा कार्बन भी टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी और ये भी, तो ऑब्वियसली ऑल द 9 आर सेम। तो किसी भी एक H को आप हटाइए। जैसे मान लो मैंने इसका प्लान किया हटाने का, तो यहां CH2 कर दिया, ये C, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, और जहां से OH और H हटाया है वहां उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये मेरा वो एल्कीन बन गया। क्या ये ट्रिक सब जगह चलेगी? हाँ, लगभग सब जगह चलेगी। लगभग बोल रहा हूं मैं। सी है, ये आपका एक एल्कोहल, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये भी बीटा, अल्फा के साथ सभी जुड़े बीटा होंगे, तो आपके सामने 2 बीटा कार्बन दिख रहे हैं, 5 बीटा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बट अलग अलग हैं। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो जब 2 तरह के H हैं तो 2 तरह के H को निकालिए, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा।
आपको क्या करना होगा, आपको H2SO4 डालना होगा, 170 पे गर्म करना होगा, एक बार ये वाला H निकलेगा, जब ये वाला H निकलेगा तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा। सी हियर, ये H निकाला, यहां से वो H निकाला, जहां से दोनों निकाले वहां डबल बॉन्ड डाला। अगर आप इसको निकालते हैं तो यहां देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये वाला OH निकाला, यहां से H निकाला, जहां से दोनों निकाले वहां उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाला, ये हमारा बन गया एल्कीन। दो प्रोडक्ट बने, बिट 1 इन एंड बिट 2 इन, जब आप इसके अंदर H2SO4 डाल के 170 पे गर्म करें। 140 पे गर्म करें तो क्या होगा, 110 पे गर्म करें तो क्या होगा, ये ज्यादा बनेगा ये कम बनेगा, या किस तरह से, ये क्यों रट्टा मालूम है कि अल्फा से OH हटाना है, बीटा से H हटाना है, ये तो कोई पढ़ने की तरीका नहीं हुआ कि हम लोग सीधा क्रैम कर लें। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि किस तरह से अल्कोहल से इस OH को और H को मैं आउट कर रहा हूं। 170 का क्या रोल है वो तो शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा आपको, वो तो हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर जब अल्कोहल्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां आपको बताया जाएगा कि 110 पे क्या होना है, 140 पे क्या होना है, 170 पे क्या होना है। बट आज क्योंकि फोकस एल्कीन बनाने का है तो एल्कीन 170 पे ही अच्छे से बनाता है। क्या 140 पे नहीं बना सकता? नहीं, 140 पे भी बना सकता है, लेकिन मैं आज नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं आज 170 पे ही पढ़ाना चाह रहा हूं। 12th में बताऊंगा 140 पे कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। तो एक सिंपल से मैकेनिज्म से मैं अपनी बात को यहां पूरा करने की कोशिश करूंगा और सिंपलेस्ट मैकेनिज्म बताऊंगा किस तरह से रिएक्शन होती है, उसी को सबसे पहले समझिए, उसके बाद बाकियों पे उसको अप्लाई कीजिए। ये मैंने वो इथाइल अल्कोहल लिया, ये मैंने H2SO4 डाला और 170 डिग्री, O अपने लोन पेयर से इसके H प्लस को ले लेता है। आप सोचने के लिए आजाद हैं कि क्या ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बट जो हो रहा है मैं वो दिखा रहा हूं, आप सोचिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। ये आपके पास इस तरह का सिचुएशन अराइज होगा, O ने एसिड से एक H प्लस को ले लिया तो रिजल्टिंग O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये बॉन्ड यहां से O, H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, यहां से वाटर को आउट करने की कोशिश करता है और इस आउट करने के चक्कर में यहां कार्बोकेटाइन बन जाता है। ये वाटर आउट हो गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। इसको देखें यहां पे, इस CH3 को मैं ऐसे लिखा सकता हूं CH3 CH2 H प्लस। ये जो H2SO4 का आप H छीन के आए हैं तो उसका HSO4 नेगेटिव वही है, एक बेस की तरह से एक्ट करता है, यहां से इसके H प्लस पे अटैक करता है और कार्बन प्लस से नेक्स्ट कार्बन के CH सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे होते हैं, तो ये यहां पे जैसे ही घूम रहा होगा तो H के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज भी होना है। मोरओवर ये कार्बन भी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस H पे पॉजिटिव क्रिएट कर रहा होगा, रिजल्टिंग ये HSO4 नेगेटिव इस H प्लस को आउट कर लेता है। अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है बात का तो इसको कुछ ऐसे समझें, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटीज के दौरान ये बात बताई थी आपको मैंने, ये देखो ये ऐसे दिखा रहा हूं, ये कार्बोकेटाइन CH3 CH2 प्लस, तो मैं बोलता था कि कार्बन प्लस से नेक्स्ट कार्बन पे H हो तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, रिजल्टिंग ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां बन जाता, पॉजिटिव यहां चला जाता, यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि इस H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो HSO4 नेगेटिव इस H प्लस को लेके रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि कैटलिस्ट की तरह से काम कर रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये आपका वो एल्कीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसी भी अल्कोहल पे जाइए यही काम कीजिए। चलिए एक एग्जांपल और दिखा देता हूं आपको, थोड़ा मैकेनिज्म क्लियर करने के लिए कि कैसे एल्कीन बनता होगा। तो थोड़ा बड़ा अल्कोहल ले लेता हूं, ज्यादा बड़ा भी नहीं लेता, चलो कहीं कंफ्यूजन बढ़ ना जाए, तो ये वाला जो दिखा रखा है यही ले लेता हूं। H2SO4 क्या करेगा जी, OH प्लस को छीन लेगा, फिर O पे पॉजिटिव आ जाएगा, वो यहां से इस बॉन्ड को तोड़ के वाटर को एलिमिनेट करेगा। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, उसने यहां से वाटर को एलिमिनेट कर दिया और ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन के इस तरफ भी H है जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है और इस तरफ भी H है जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। यहां से अगर ये हाइपर कॉन्जुगेट करके H प्लस लिए हुए तो बेस इसको बाहर कर देगा, इसको बाहर कर देगा तो आपका ये पर्टिकुलर एल्कीन बनेगा। और अगर बेस इस H को बाहर करता हो तो ये यहां शिफ्ट होगा और आपका ये पर्टिकुलर एल्कीन बनेगा। ये देखिए आप, ये एल्कीन बनेगा। सो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे आपके सामने। अब दो तरह में सवाल उठता है कि भाई कौन सा ज्यादा बनेगा जी, क्या ये ज्यादा बनेगा या ये ज्यादा बनेगा। तो हमारे पास एक रूल आता है, सेट जेफ रूल।
सेटजफ रूल कहता है कि आप देखो कि एल्कीन कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है, वही ज्यादा बनेगा। इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे H काउंट कर लीजिए। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 3 H है, इधर भी डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 3 H है। जितने ज्यादा H होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन से आगे तो कार्बन है ही नहीं, इधर डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 H है, तो मतलब इसके 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एल्कीन के बनते हैं उतना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होता है। तो रिजल्टिंग ये वाला एल्कीन मोस्ट स्टेबल होगा और ये वाला एल्कीन यहाँ पे लीस्ट स्टेबल होगा इन दो में। तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। सेटजफ रूल यही कहता था। लैंग्वेज कुछ अलग सी दिखेगी, वहां ऐसा दिखेगा डबल बॉन्ड कार्बन पे जितने ज्यादा एल्काइल्स लगे हुए हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन पे 2 एल्काइल लगे हुए थे, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 एल्काइल लगा हुआ था, इधर तो लगा नहीं हुआ। बट बहुत परफेक्टली बोलूं तो यही कह सकता हूं कि डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे H काउंट कीजिए। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे यहाँ 3 H है, यहाँ 3 H है, टोटल 6 H है, जबकि यहाँ पे 2 H थे। तो यहाँ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इस एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, जबकि यहाँ पे लेस स्टेबल एल्कीन रहेगा तो लेस प्रोडक्शन रहेगा। इस तरह से आप मैकेनिज्म्स में अल्कोहल से एल्कीन बना के देख सकते हैं। अगर मैकेनिज्म इरिटेटिंग लगे तो नेक्स्ट ईयर समझ लीजिएगा। इस साल सिर्फ और सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि अल्फा से OH हटाना है, बीटा से H हटाना है, जहां से दोनों हटाने हैं वहां उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डालना है। मैकेनिज्म अच्छे से समझा हुआ होगा तो कई क्वेश्चंस का सटीक जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, बात करते करते अगर याद आ गया है तो उसको मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता। ये अल्कोहल है मेरा, अब मैंने कहा कि डिहाइड्रेशन कर दो, आपने सोचा कि ये अल्फा है ये बीटा है, तो ठीक है जी, यहाँ अल्फा से OH हटा दो, यहाँ बीटा से H हटा दो, जहां से दोनों हटाओगे वहां डबल बॉन्ड बना दो। तो आपने ये डबल बॉन्ड बना दिया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये और कोई ऑप्शन है नहीं? और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीटा कार्बन तो एक ही था और उस पे 2 H लगे हुए थे। रिजल्टिंग सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक ही तरह का बनेगा, 100% वही बनेगा। बट स्टोरी कुछ इससे डिफरेंट है, और वो क्या डिफरेंट है वो सिर्फ मैकेनिज्म से पता चलेगी। देखिए H+ यहाँ पे ऑक्सीजन ने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड से, और लेने के बाद आपका ये सिचुएशन क्रिएट हो गया, O पे पॉजिटिव आ गया, H2SO4 ने इसको बाहर निकाल दिया, रिजल्टिंग आपका ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये नई बात आ गई कि कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन बनते ही रीअरेंजमेंट का रिस्क होता है। आजू बाजू अगर कार्बन के पास H लगा हुआ हो, मिथाइल लगा हुआ हो, तो वो H या मिथाइल यहां से माइग्रेट करके अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को जनरेट कर लेगा, यानी कि ये कार्बोकेटाइन इमीडिएटली इस कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इस कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले H दो तरह के हो जाएंगे, एक ये और एक ये। देख सकते हैं डबल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, या कार्बन जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उससे नेक्स्ट कार्बन पे जब भी CH सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। ये यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, रिजल्टिंग ये H+ बाहर हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। और ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, रिजल्टिंग ये H+ बाहर हो जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि आपके पास एक ये एल्कीन बन सकता है, और एक आपका जैसा आप सोच रहे थे वो वाला एल्कीन बन सकता है, और ये डेफिनेटली फिर मेजर बनेगा जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी, और ये जस्ट नियर अबाउट 20% माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये बातें तो सिर्फ तभी समझ सकेंगे जब मैकेनिज्म्स को जानते होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं दोबारा से हम लोग, हैलाइड से किस तरह से एल्कीन बनाया जा सकता है, और कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 1-2 या नियरेस्ट या विसिनिटी में जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होंगे तो उस टाइम पे किस तरह से हम यहां से एल्कीन्स को बना पाएंगे, वो सारी बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंक्लूड करेंगे एल्कीन्स की प्रिपरेशंस को, और मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल टॉपिक रहेगा। एल्कीन्स का ये जो टॉपिक आज हमने शुरू किया है आफ्टर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रिपरेशंस का स्पेशली, और कल कंक्लूड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का। इस पूरे चैप्टर की जान है, बेसिक है, सारे क्वेश्चंस आगे के पीछे के सब यहीं से निकल के आपके तैयार होंगे। तो बहुत ही ध्यान से माइन्यूटली बार बार रिपीट करके इन टॉपिक्स को देखना है और अपने दिमाग में सेटल करने की कोशिश करनी है। गुड बाय।